ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग वेक्टर का असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कैटलिस्ट का असाइनमेंट है। और होपफुली सब लोग ज्वाइन किए हुए होंगे, लेकिन किसी कारण से कोई नहीं ज्वाइन किए हैं तो देख लीजिएगा। कैटलिस्ट का असाइनमेंट है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1, इफ थीटा with the angle between vector I plus j and 2j plus 2k then थीटा इज। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, a डॉट बी एस इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसका यूज कर सकते थे आप। देन कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट बी और डिवाइडेड बाई a इंटू बी। ए डॉट बी कितना रहेगा? प्रगति आर्या ज्वाइन किए हुए हैं तो आई ए एक्स बी एक्स, नहीं तो ए एक्स और बी एक्स तो है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। यही था ना, ए एक्स बी एक्स, जहाँ तक मुझे याद है ए बाई बी बाई अब प्लस और डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आप लोग डिस्कशन क्लास में वेक्टर का शॉर्ट नोट्स बना लेकर रेडी रहिएगा, फार्मूला का रिक्वायरमेंट होगा और फार्मूला याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ए वाला टर्म जीरो, ए बाई बी वाई कितना सर 2 और ए जेड बी जेड कितना जीरो अगेन, राइट। डिवाइडेड बाई रूट 2 लिखें ए और इसका 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल तो हो गया हाफ, राइट। देन कॉस थीटा इक्वल टू, जैसे ही हाफ मिला मतलब एक्यूट एंगल, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल तो 0 से 180 ही रहेगा। देन थीटा इक्वल टू, ये तो एकदम बच्चों का गेम था नहीं। तो ये जिनका भी डाउट था, किनका डाउट था? अब बोलेंगे ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या तो ये है। और अगर आप लोग का डाउट नहीं रहेगा तो फिर लास्ट में मेरा ही डाउट रहेगा, तो मेरे नाम पे लिख लीजिए। तो नहीं था कि सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये तो डाउट लाइक क्वेश्चन था नहीं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटाएं, जिनसे नहीं बना लिखिए। हो गया? हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। पहला फर्स्ट टाइम एक क्वेश्चन को 2 बार बनाने का मेरा इंटेंशन ही है, इसलिए जितना मेरा डिस्कशन करने के बाद HC वर्मा मैंने डिस्कस कर दिया है सब कुछ A to Z। अब उसको फेयर करके मुझे भेजना है। बिल्कुल कॉपी ऐसा रखना चाहिए कि मुझे आपका राइटिंग समझ में आना चाहिए, नहीं कि सर मेरा बहुत गंदा राइटिंग है। अब वो फेयर जब कीजिएगा तो ये नहीं बात चलेगा, ठीक है। मुझे उसमें एक एक लाइन नज़र आना चाहिए, करेक्ट। इतना मेहनत से क्यों टाइम दे रहे हैं भाई? मेरा इंटेंशन है कि एक प्रॉब्लम को आपसे 2 बार बनवाऊँ, चाहे HC वर्मा हो या क्लास असाइनमेंट हो या क्वेश्चन बैंक। अब मेरा माइंडसेट आप सब कुछ एक ही बार में पूछ लीजिएगा, जैसे बोलते हैं वैसा कीजिएगा। अभी नहीं बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट जमा करना है, ठीक है। अभी सारा काम रफ में कर रहे हैं, अब बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई अगर अच्छे से फेयर करके बना रहे हैं तो डायरेक्ट उसी को फोटो मार के भेज दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट लेना, राइट भाई। ये बढ़िया, ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़िया प्रॉब्लम है। 2i + 3j + 2k, बट इस वेक्टर और दूसरा वेक्टर क्या है b इक्वल टू i माइनस 2j। यस, लेकिन हम लोग को इस वेक्टर का इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट लेना है, राइट। तो किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने के लिए मैं बताया था कि उस वेक्टर का उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। 2 फार्मूला था ना, किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट सर, इनफाइनाइट कंपोनेंट। तो एक तो फार्मूला था कि सर
किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन का मतलब उस वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना है तो थीटा बताइए, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन थीटा नहीं बता रहेगा तो बताए थे ना कि ए डॉट यू ई करते हैं, करेक्ट। तो ए तो पता है 2i प्लस 3j अब प्लस 2k डॉट कितना हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k और डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो रहेगा। वैल्यू निकाल के देखिए तो कितना आता है, वैल्यू निकाल पाएंगे आप लोग? हो जाएगा सर 2 अब माइनस 6 अब प्लस 6 और डिवाइडेड बाई ए कितना रूट 14, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, तो 2 बाई रूट 14, यही तो आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। हटाया जाए स्टूडेंट, समझ में आ गया? उस डायरेक्शन में, यस। तो नहीं ये वर्ड से वाकिफ थे तो लिख लीजिए, प्रोजेक्शन लेना, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेने का मतलब उस वेक्टर का कंपोनेंट लेना होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू b एंड a प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू a, देन भाई a प्लस b डॉट b इक्वल टू 0, राइट, यही करेंगे ना। इसका मतलब हो जाएगा a डॉट b अब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a डॉट b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक सही है ना? बोलते ही नहीं ना, सबसे बड़ा समस्या तो ऑनलाइन के बच्चों के साथ मुझे ये रहता है। और उसके बाद a प्लस 2b डॉट a इज अगेन 0, तो a डॉट a क्या a स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस 2b डॉट a इक्वल टू 0, करेक्ट। भाई इसको b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं, और a डॉट b का तो रेडीमेड वैल्यू पता है, माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। वेरी गुड, देन a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, देन a इक्वल टू रूट 2b। ये तो आसान क्वेश्चन था ना। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसका? आंसर ए, दिस इज द आंसर। जिनसे नहीं बना है वो देख लीजिए यहाँ पे। इट इज़ काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन, नहीं? अपना अटेंडेंस लगाया कि नहीं आप लोग? और सबसे पहले काम कीजिएगा, आकांक्षा भारद्वाज प्रेजेंट है? ईशानी भूमिया एकदम प्रेजेंट रहना है डिस्कशन क्लास में, नॉट ए सिंगल क्लास, बिना मुझे बताए हुए मिस नहीं करना है। ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कैरियर बहुत बड़ा चीज़ है भाई। कैरियर बच्चे इनिशियली क्या करते हैं ना, बहुत लाइट में लेते हैं, उनको लगता है बाद में कर लेंगे, जैसे वो सुपरमैन है, लास्ट में तो और भी नहीं होता है, लास्ट का काम बहुत गड़बड़ हो जाता है, नहीं पहले से करके रखना है। तो a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी क्या होगा? तो सर इसको ब्रेक करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर को मेंटेन करना है, राइट। तो a क्रॉस a, यहाँ देखिए तो आपको नहीं लगता कि a क्रॉस a 0 हो जाएगा?
क्यों? क्योंकि सर एंगल 0 हो गया है, राइट। तो इसको लेके चलेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, करेक्ट। और बी क्रॉस बी भी तो 0 हो जाएगा, और ए क्रॉस बी, इसी को माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, पक्का? देख लीजिए, ए क्रॉस बी अब बी क्रॉस ए में डिफरेंस क्या था सर? दोनों सेम था, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट था, राइट। इसलिए मैंने बी क्रॉस ए के बदले माइनस ए क्रॉस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, राइट। तो ए क्रॉस बी अब प्लस ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए क्रॉस बी, इज इट राइट? ये तो आंसर होना चाहिए। कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा? सी। समझ गया? चलिए, नंबर 1 तो नहीं करवाया, आया नहीं डाउट। चलिए कर देंगे, कोई बात नहीं है। पहले यहाँ तक लिखिए। नंबर 1 ले लिया जाए। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री, राइट। ए अगर एंगल ए है और बी पैरेलल है तो भाई 2a भी तो ए के डायरेक्शन में ही रहेगा, और -3b सर बी के जस्ट अपोजिट रहेगा, राइट। तो पहले दोनों पैरेलल था, अब दोनों एंटी पैरेलल हो जाएगा, फिर 180 डिग्री रहेगा, करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 6 अब में आते हैं, ठीक है। द वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी नल वेक्टर, एक काम किया जाए। तो पहले बी क्रॉस ए लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, तो बी क्रॉस ए किधर रहेगा? तो सर बी क्रॉस ए रहेगा यहाँ, देखिए क्लॉकवाइज ना। तो यस, ए रहेगा बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड बट टुवार्ड्स द व्हाइट बोर्ड, अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड या टुवार्ड्स द व्हाइट बोर्ड, ऐसे रहेगा, राइट। ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा? टुवार्ड्स, राइट, ओके। और ये आपस में क्या रहेगा सर? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे मेरा C क्या है? C है मेरा B क्रॉस A। अब C और A में क्या रहेगा? तो हम लोग को निकालना है A क्रॉस C। तो भाई A क्रॉस C निकाल लेंगे तो C और A तो परपेंडिकुलर है, राइट। तो A क्रॉस C निकालिएगा, वो C पे भी परपेंडिकुलर रहेगा और A पे भी रहेगा। A क्रॉस C जैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उन दोनों पे परपेंडिकुलर, तो A क्रॉस C का नाम हम लोग C डैश देते हैं। C डैश इज परपेंडिकुलर टू व्हाट सर? C डैश इज परपेंडिकुलर टू C एज वेल एज C डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू A, इज इट राइट? दिस इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। इसका मतलब इसमें B पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा नहीं पता है,
बट ए पे परपेंडिकुलर होगा, ये बात पक्का पता है, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। आंसर क्या है? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, 7 तो हो चुका था ना। 8, ए वेक्टर ए पॉइंट, 8 लिया हुआ है, 8 ले रहे हैं। ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। एक काम करते हैं स्टूडेंट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, करेक्ट? तो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसको बाई एक्सिस। तो वर्टिकली अपवर्ड को मान लेते हैं जेड एक्सिस और वर्टिकली डाउनवर्ड को मान लेते हैं निगेटिव जेड एक्सिस। और ए किधर है? ए पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ए इक्वल टू ए माइनस के कर देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा हम लोगों के लिए। अब बी पॉइंट्स नॉर्थ, तो बी के लिए कर देते हैं बी जे, राइट? देन वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए क्या लिखिएगा सर? ए माइनस के क्रॉस बी जे, तो ये ए बी को बाहर निकाल लीजिए, माइनस के क्रॉस जे कितना हो जाएगा? जे क्रॉस के हो जाएगा, और जे क्रॉस के क्या लिखते हैं? आई। और आई का मतलब एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्सिस मतलब ईस्ट माने हैं, इसका मतलब एलॉन्ग ईस्ट का आंसर बी होना चाहिए। क्या आंसर है देखिए तो? मतलब टुवार्ड्स ईस्ट। आंसर क्या है भाई? आंसर जहाँ पे है वहाँ पे कैप लगा के रखिए। और कोई भी स्टूडेंट मोबाइल और लैपटॉप से काम नहीं चलाना है। चलिए पेज बच जाएगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको प्रिंट आउट निकाल के काम कीजिएगा। क्या है? ओके ओके यस, तो ये तो आ गया ना, ये तो सही से कर लिए ना। और इसमें नहीं, कभी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मोबाइल से भी देख के काम चला लेंगे, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि मोबाइल में मैं जहाँ तक, मैं भी तो मोबाइल यूज़ करता हूँ या लैपटॉप, आगे पीछे हो जाता है, राइट? थोड़ा पढ़िए फिर ऐसे करते रहिए, तो इसी में 4 मिनट चला जाएगा, उतना देर में क्वेश्चन ही बन जाएगा। जितना देर में क्वेश्चन पढ़िएगा उतना देर में क्वेश्चन बन जाएगा। तो हार्ड कॉपी ऑलवेज हाथ में रखिए बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ए फोर्स 3J acts on the rod at a point 1 0 0, here center of the rod is taken as origin। एक रॉड है, ठीक है स्टूडेंट, और इसको ओरिजिन माना गया है, राइट? 0 0 0, और फोर्स कहाँ पे लग रहा है? इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 1 0 0, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर की तरफ, मतलब लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, फाइंड देन टॉर्क अबाउट ओरिजिन, टॉर्क अबाउट ओ। तो टॉर्क का फार्मूला पढ़ाए थे आप लोग को? यस, टॉर्क का फार्मूला था आर क्रॉस एफ, राइट? और आर को कहाँ से लेते थे? आर क्या था? आर था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहाँ से? अबाउट द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क अप टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट? इसका मतलब मेरा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से जाना है कहाँ तक? जहाँ पे एफ लग रहा है, करेक्ट? तो दिस इज माई पोजीशन वेक्टर। दिस यहाँ पे टॉर्क के फार्मूला में एक बार फिर से देख लीजिए। यस,
यहाँ देखिए उतना छोड़ दीजिए कि कहाँ पे है क्या है, मतलब ये है कि मुझे पॉइंट पी, मुझे ए है मेरा पॉइंट ओ, राइट। अब फोर्स लगा रहे हैं एफ पे, करेक्ट, इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे मुझे टॉर्क निकालना है अबाउट ओ ड्यू टू दिस फोर्स, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स की वजह से। तो आर रहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, वहाँ उसके रेस्पेक्ट में जहाँ पे फोर्स लगेगा पोजीशन वेक्टर वहाँ से यहाँ तक लिखते हैं इस फार्मूला में। इस फार्मूला में कोई आज बात पूछेगा आर क्या है, तो आर क्या बोलिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लिखिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स with respect to the point about which we have to find out the torque, with respect to the point about which we have to find out the torque। आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर तो नहीं बोला होगा। तो अब यहाँ देखिए कहाँ पे रॉड कैसे है क्यों है मुझे नहीं पता है, बस ये बोला गया है। और अगर रॉड नहीं भी दिया रहता, मुझे मतलब है कि मुझे टॉर्क किसके अबाउट लगाना है, ओरिजिन के अबाउट, राइट। तो बस मुझे पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेना है, ओरिजिन से खींचना है और कहाँ तक जाना है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, राइट। तो मेरा आर क्या, आर के लिए क्या लिखिएगा, पॉइंट क्या था आर के लिए, क्या 1i लिख सकते हैं, अब प्लस 0j प्लस 0 के, इज इट राइट, मतलब 1i, इतना आसान था। तो भाई 1i क्रॉस if कितना है 3j, और i क्रॉस j कितना होता है k। तो टॉर्क इक्वल टू 3k रहेगा, ऑप्शन शुड बी ए। रॉड कैसे रखा हुआ है मुझसे, उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, कहाँ पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का पोजीशन क्या है जिस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना था, राइट। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ओरिजिन के अबाउट ही टॉर्क निकलेगा? सर वो तो क्वेश्चन में जिसके अबाउट निकालना है वो मुझे उसमें मेरा इंटरेस्ट है, राइट। मैं अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ, मेरा आंसर आ गया है, आंसर आ गया ना इसी क्वेश्चन में। फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट पॉइंट 1 2 3 ड्यू टू सेम फोर्स, जो फोर्स लग रहा था, समझ गए। इसका मतलब है कि सर अब हम लोग को इस पॉइंट के अबाउट, ये मेरा पॉइंट है, राइट। अब मेरा कोई पॉइंट P1 है, करेक्ट ना, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और मान लेते हैं फोर्स मुझे, अब मेरा पॉइंट PA है जहाँ पे फोर्स लग रहा था, करेक्ट, यहाँ पे फोर्स लग रहा था। अब फोर्स को डायरेक्शन से भी मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ पे फोर्स लग रहा था उसका पोजीशन, तो उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है। तो क्या पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट को P बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू P1 निकाल लेंगे, क्योंकि यही तो फार्मूला में देना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू P1 कितना हो जाएगा, RP माइनस RP1, सही है। RP कितना सर 1i, और RP1 कितना 1i 2j अब प्लस 3k, इज इट राइट। कितना हो जाएगा -2i अब -3k, सही है। बाकी सब लोग देख लीजिए।
सबसे पहले बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए ये 0.1 है, ये 2 है, ये 1 है। मैं बोलूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कैसे एरो खींचेगा, इतना पहले सीखिए। इसको पढ़िएगा क्या, लिखिएगा क्या, और मैथमेटिकल तो यही लिखिएगा R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 के लिए क्या लिखिएगा, x2i बाई 2j और प्लस z2k, सही है। यहाँ तक कर पाएंगे? अब मुझे सबसे पहले बताएं यहाँ पे R, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज R? टॉर्क के फॉर्मूला में R क्या है? ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, करेक्ट। तो P1 मेरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और मुझे टॉर्क निकालना है अबाउट P। तो R कहाँ से खींचे? P से P1 तक। इसको पढ़ेंगे क्या? ठीक है, लिखेंगे क्या मैथमेटिकली ऐसे ही ना, RP और माइनस RP। वही तो काम तो यहाँ पे किया, राइट। तो टॉर्क में जो R था उस R को समझना था, R कहाँ से लेते हैं, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वहाँ उसके रिस्पेक्ट में जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, राइट। टॉर्क में इज इट कंपलसरी कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ओरिजिन से मेजर होगा, या जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहाँ से मेजर करते हैं? बस, तो वही काम मैंने कर दिया क्वेश्चन को मॉडिफाई करके। अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन से लगता है कि ओके ऑलवेज ओरिजिन के अबाउट ही निकालना होता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी, राइट। टॉर्क के वजह से कोई सी चीज़ को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, राइट। तो भाई सुबह से शाम तक हम लोग कभी इस बाथरूम का टैप को खोलते हैं, कभी इस बाथरूम का टैप को खोलते हैं, कभी डाइनिंग हॉल का में रखा रहता है बेसिन, उसमें का टैप खोलते हैं, राइट। एक ही जगह पे टॉर्क लगाते हैं, अलग अलग पॉइंट के अबाउट हम मुझे टॉर्क चाहिए, राइट। इसलिए इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज हम लोग ओरिजिन के अबाउट ही टॉर्क निकालने के लिए बोले हैं। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में पहले ओरिजिन के अबाउट, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैंने बोला कि अब मुझे टॉर्क चाहिए P1 के अबाउट, कोई बात नहीं है, और सेम फोर्स की वजह से। तो सर P1 से अब मैं पोजीशन वेक्टर मेजर करूँगा, करेक्ट। तो मेरा P1 से पोजीशन वेक्टर जहाँ पे फोर्स लग रहा था वो ये है, करेक्ट ना। और तब टॉर्क के लिए क्या लिखेंगे, R क्रॉस F। R के बदले क्या पुट करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे पुट होगा माइनस 2j और माइनस 3k क्रॉस 3j, राइट। A और A आपस में 0 हो जाएगा, J क्रॉस J बचेगा क्या, 3 माइनस 3k क्रॉस 3j। तो ये माइनस 9 k क्रॉस J कितना, माइनस I। अब माइनस माइनस बिकम्स, यही तो आंसर होगा जो मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई किया उसका टॉर्क, राइट। ठीक है ना एवरीवन। एक क्वेश्चन में कौन सा था, 8 या 10? 10। तो मुझे लगता है कि जनरली टॉर्क आपसे अभी के टाइम पे पूछना नहीं चाहिए, ये पूछने का चांस 0% है, ठीक है। बट क्वेश्चन असाइनमेंट में है तो बना लिए, और अगर पूछा भी जाएगा तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछा जाएगा कि आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, राइट। टॉर्क कुछ भूल जाइए, क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़े हुए हैं, A क्रॉस B। लेकिन आपको नहीं लगता कि फार्मूला में टर्म जानना बहुत जरूरी है, R क्रॉस F में R क्या है। तो भाई यहाँ से ही थोड़ा थोड़ा सीखा कीजिए, एक ही दिन सारा कुछ नहीं सीखेगा। इसका मतलब सर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो जब फार्मूला रहेगा, फार्मूला का हर टर्म को एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये टर्म क्या मीन करता है, राइट। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स बना लिया और मुझसे पूछने आ रहे हैं सर इस फार्मूला में ये टर्म कौन सा क्या मीन करेगा। शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं, राइट।
इसलिए शॉर्ट नोट्स में फार्मूला का हर एक टर्म वहाँ पे लिखा रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक थोड़ा सा जंप हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। ए वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी इज, ओके, यहाँ पे मुझे जो लगता है कि ए और बी पे परपेंडिकुलर एक वैसा वेक्टर जो ए और बी पे परपेंडिकुलर रहेगा वो ए क्रॉस बी के, या तो ए क्रॉस बी के बराबर रहेगा, नहीं तो उसके पैरेलल रहेगा, राइट। ए और बी पे परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों पे एक साथ परपेंडिकुलर कितना वेक्टर हो सकता है सर? इनफाइनाइट वेक्टर हो सकता है, राइट। बोलिए क्यों? ए, 2a, 3a, 5a, नहीं था ए और 2a ऑल्सो पैरेलल। तो भाई अगर मैंने बोल दिया b परपेंडिकुलर टू a और तब पूछेंगे b और 2a, तो नहीं बोलिएगा b और 2a ऑल्सो परपेंडिकुलर, b और 3a ऑल्सो परपेंडिकुलर, राइट। ओके, इसलिए यहाँ पे a और b पे दोनों पे एक साथ परपेंडिकुलर होने के लिए उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। बट क्या इज इट कंपलसरी कि सिर्फ वही वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर रहेगा? सर उसके पैरेलल जितना वेक्टर रहेगा सब परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। बट फिर भी एक चांस लेते हैं, ए क्रॉस बी, हो सकता है इसी का ऑप्शन मैच कर जाए। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? तो सर ए क्रॉस बी के लिए आई माइनस 2j अब प्लस के क्रॉस आई माइनस जे अब प्लस के, करेक्ट। बोलिए आई क्रॉस आई कितना होगा? फर्स्ट 0 और आई क्रॉस जे, बट आगे में तो माइनस है ना, तो माइनस के लिख दें। और आई क्रॉस के माइनस से के क्रॉस आई जे हो जाता है, राइट। हम लोग यहाँ पे इसको ले रहे हैं तो आई क्रॉस के है ना, तो आई क्रॉस के लिए जे लिखा है या माइनस जे? ओके, माइनस 2j क्रॉस आई कितना हो जाएगा? नहीं भाई, जे क्रॉस आई माइनस के होना चाहिए, राइट। हाँ, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो मुझे लगता है प्लस 2k होना चाहिए। और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। और जे क्रॉस के क्या होता है? आई जे क्रॉस के इज इट 0? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जे क्रॉस के आई और आगे में -2 है तो -2i। चलिए इसको लेते हैं, के क्रॉस आई कितना? जे नॉट माइनस जे। आप लोग रट्टा नहीं मारे हैं, नहीं, जे और के क्रॉस जे कितना होगा? एक माइनस यहाँ भी तो है, और के क्रॉस के तो 0, ठीक है। तो -2i और i हो जाएगा -i, जे और जे माइनस जे और प्लस जे हो जाएगा 0, और माइनस के प्लस 2k हो जाएगा k। तो -i प्लस के, देखिए तो कोई ऑप्शन में है -i प्लस के? मैच कर गया, चलिए यस, देखिए तो आंसर में है, ऑप्शन है। करेक्ट ना एवरीवन? क्या बोलते हैं? देखिए इस केस में होगा क्या ना, ए क्रॉस बी, अगर मुझे इसमें मल्टीपल चॉइस करना रहता तो बी क्रॉस ए का भी तो सेम ही बात रहता ना स्टूडेंट। बी क्रॉस ए करने से, तो बी क्रॉस ए करने से मुझे मिलता आई माइनस के। तो इसी क्वेश्चन को अगर मुझे सेट करना रहता तो मैं पहला ऑप्शन ऐसे देता, -a प्लस के, करेक्ट। दूसरा ऑप्शन देता आई माइनस के, करेक्ट। तीसरा ऑप्शन देता बोथ, और डी देता नॉन ऑफ दीज।
तो करेक्ट आंसर होता बोथ, राइट। क्योंकि ए क्रॉस बी पे, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर, तो बी क्रॉस ए इज ऑल्सो ए परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, राइट। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में तो सिर्फ माइनस का ही फर्क है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, राइट। इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए भी उतना ही करेक्ट है जितना ये करेक्ट है, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को प्रॉब्लम समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, देन, मतलब पहले ही बोल दिया गया है कि ए बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर है। इसको हटाएं। ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी, ए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है भाई। बी क्रॉस सी, इसको मान लेते हैं एक वेक्टर डी, समझ गए। तो बी क्रॉस सी इक्वल टू डी, तो डी इज पर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी एंड डी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी। तो नहीं लगता कि ए और डी पैरेलल हो जाएगा? तो भाई दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल पैरेलल या एंटी पैरेलल व्हाट एवर, राइट। तो ए क्रॉस डी 0 हो जाना चाहिए, राइट। या तो साइन, क्यों? क्योंकि साइन 0 0 या साइन ओवर एंटी 0 हो गया। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये तो डायरेक्ट थ्योरी ही था। 18 पे आइए, 18 ट्राई कीजिए। इतना क्वेश्चन मैंने बनाया तो एक क्वेश्चन आप भी ट्राई कीजिए ऑन द स्पॉट। हाँ, फिर से मत कीजिए ना, मैं बताता हूँ। if A cross B equal to A cross C and A not equal to 0,
ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, और पहले ही बोल दिया गया है ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये राइट। तो ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। इसमें कॉमन ले लीजिए ए को, तो ए विथ प्रॉपर फंक्शन, तो बी माइनस सी राइट इक्वल टू जीरो, और b माइनस सी को एक वेक्टर रहा होगा राइट। तो भाई b यहाँ पे ए वेक्टर और ए वेक्टर आपस में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर पैरेलल रहा होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल कुछ तो रहा होगा। तो क्या ए लिख सकते हैं b माइनस सी पैरेलल टू ए, तो b माइनस सी इक्वल टू क्या लैम्डा इंटू ए लिख सकते हैं। बजाय सर किसी यहाँ देखिएगा, ए को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वेक्टर रहता है या वेक्टर चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन लेकिन इसका डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसका अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन कोलिनियर रहेगा, एक लाइन के लॉन्ग रहेगा राइट। तो इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो एंगल जीरो भी रह सकता है, 180 भी रह सकता है राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे लैम्डा पुट कर दिया। लैम्डा यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है राइट। लैम्डा तो स्केलर क्वांटिटी है, तो नहीं लेता कि इसका यूज कर लिए b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए का। अतः b इक्वल टू सी प्लस लैम्डा इंटू ए। कौन सा ऑप्शन मैच करता है देखिए तो, अच्छा सॉरी, सी ऑप्शन बी इक्वल टू, हाँ बोलिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं b माइनस सी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए कर सकते हैं, सॉरी a इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a इक्वल टू लैम्डा इंटू बी माइनस सी भी तो लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा बी और माइनस लैम्डा सी, तो लैम्डा सी इक्वल टू क्या लिखेंगे ए प्लस, यहाँ पे लैम्डा बी इक्वल टू ए प्लस लैम्डा सी लिख सकते हैं ना। ओके, अब लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो b इक्वल टू 1 बाई लैम्डा ए प्लस सी, b इक्वल टू 1 बाई लैम्डा को लैम्डा डैश मान लेंगे, तो बात तो एक ही हो गया ना। मतलब मुझे ऑप्शन को ही मैच करवा देना है, तो ऐसा तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, लैम्डा से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा बढ़िया प्रॉब्लम था, अच्छा है। इसमें हम लोग तब समझ में आया कि एक्चुअली वो जो फार्मूला है उसका हम लोग कहीं कहीं अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन लाने के लिए राइट। क्वेश्चन नंबर 19, a डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी एंड a क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, देन, अच्छा इसमें सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। ए डॉट बी इक्वल टू अगर ए डॉट सी है,
तो ए डॉट बी अब माइनस ए डॉट सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर a का वैल्यू 0 हो गया तब भी ये 0 हो जाएगा। यहाँ से ही पहले देखते हैं, राइट। ये अगर नल वेक्टर रहेगा तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। और अगर b इक्वल टू सी हो गया तब भी तो ये 0 हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन, मान लेते हैं कि a 0 के बराबर नहीं है और b इक्वल टू सी नहीं है, राइट। और फिर भी 0 है, तब कब कैसे 0 होगा? a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी रहा होगा। इस कंडीशन के लिए ये रहेगा। इसका मतलब है कि a डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी से हम लोग दो कंक्लूजन निकाले, या तो ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है, राइट। और a क्रॉस b इक्वल टू, अगर a क्रॉस c दिया हुआ है तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इक्वल टू 0। a को बाहर निकाल लीजिए तो b माइनस सी इक्वल टू 0, करेक्ट ना। तो इसका 0 होने के लिए सर या तो b इक्वल टू सी हो जाए और नहीं तो a 0 हो जाए। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो तो a क्रॉस b माइनस सी अगर 0 हो जाए, राइट। इसका मतलब a पैरेलल टू b माइनस सी। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, अगर c होगा तो b नहीं होगा, राइट। और b होगा तो c नहीं होगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे तो एक मिनट, a और b अगर पैरेलल है, इफ a एंड b आर पैरेलल तो इज इट a एंड b परपेंडिकुलर? पहले ही बोल रहे हैं पैरेलल है, राइट। तो कोई भी दो वेक्टर एक साथ पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे होगा भाई? कॉमन सेंस की बात है ना। ये दोनों पैरेलल है, बोल रहे हैं कि a एंड b मस्ट बी पैरेलल, तो क्या उसके बाद फिर बोलेंगे मस्ट बी परपेंडिकुलर? इसका मतलब अगर ये होता है, ये ऑप्शन अगर सही है तो इस ऑप्शन को गलत होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब तो अकॉर्डिंग टू a डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, सी तो सुटेबल बैठ रहा था, बट अकॉर्डिंग टू a क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, बी सुटेबल बैठ रहा है, राइट। a डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी से c होना चाहिए था, परपेंडिकुलर का मैं बात कर रहा हूँ। और a क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी से b होना चाहिए था, बट अगर b होगा तो c नहीं होगा, c होगा तो b नहीं होगा। इसका मतलब दोनों नहीं यहाँ पे होना चाहिए फिर, राइट। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन मुझे ए लगता है, क्योंकि मुझे दोनों को सेटिस्फाई करना है। ए इक्वल टू बी इक्वल ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी और ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, दोनों को कंडीशन को लेते हुए मुझे इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी भी होगा और ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी भी होना है। और दोनों को एक साथ सेटिस्फाई तभी हो सकता है जब सिर्फ ऑप्शन ए रहेगा। अदरवाइज सी को करेंगे तो बी नहीं होगा, बट अब बी अगर नहीं होगा तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी फेल कर जाएगा, राइट। इसलिए इन दोनों में से दोनों तो एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन ए रहना चाहिए स्टूडेंट। आंसर क्या है? ए। बढ़िया क्वेश्चन था नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 लिख लीजिए इसको, और हो जाएगा तो बोलिएगा। हटाएं?
3 वेक्टर्स। इस क्वेश्चन को अब आप ट्राई कर सकते थे, प्रोजेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया है। 3 बनाते हैं, ए इक्वल टू -2i अब प्लस जे अब प्लस के, अब बी इक्वल टू आई प्लस 5j, और सी इक्वल टू, जो डाउट क्लास में ज्वाइन नहीं करते हैं, दोबारा डाउट कितना भी पूछते रहिएगा नहीं बताऊंगा। जो डाउट क्लास में प्रॉपर टाइम निकाल कर डिस्कस कर रहा हूँ तो आप व्हाट्सअप करते रहिएगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, जो नहीं बताएं उसको बताएंगे। अब HC वर्मा कोई डाउट पूछेगा दोबारा, जहाँ पे एक एक प्रॉब्लम मैं बोर्ड पे सॉल्व कर चुका, राइट? सही है। ये तो मेरा एनर्जी बेकार में वेस्ट करना हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कभी बोला कि हाँ इतना सारा क्वेश्चन क्यों आ गया, हार्टली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइट? ठीक है, बनाना है। तो अब आपको होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3a - 2b ऑन द वेक्टर c। किस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे? 3a - 2b का प्रोजेक्शन किस पे? c पे। तो सर इसका मतलब है कि इस वेक्टर का कुछ नाम दे दीजिए, लाइक वेक्टर कैपिटल A, राइट? तो भाई इस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है c के अलॉन्ग, राइट? इसका मतलब एक कर दें, a डॉट वेक्टर c का यूनिट वेक्टर, और a आप निकाल पाएंगे? इतना देर में तो आ जाता है सर। चलिए करके निकालिए। तो सारा काम अगर टीचर ही करेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी से वैल्यू मैच कीजिए। थ्री ए माइनस 2b कितना है एवरीवन? -8 -j, हाँ, +3k डॉट 4i + 4j -2k। इसके साथ डॉट लेना था, इसका यूनिट वेक्टर के साथ, इसका यूनिट वेक्टर ना, ठीक तो सही है। यूनिट वेक्टर यूसी लिखा हुआ, तो 16 16 32 और 4 36 मतलब 6, और इसका कितना हो जाएगा? -32 -28 और -6/6। जोड़िए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 और 66 ना, -66/6
-11, यही तो ऑप्शन होना चाहिए बी। तब प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आ गया पार्थ प्रतिम? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। बट भाई ये नीट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे जनरली हम लोग तो समझ गए ना कि कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, राइट? जो लाइफ में कंपोनेंट का मतलब सिर्फ 2 ही जानते हैं या 3, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, उनको तो समझ में नहीं आएगा कंपोनेंट यहाँ पे होगा कैसे, राइट? इसको हटाया जाए एवरीवन। आप में से कोई 23 बनाए हैं? क्वेश्चन नंबर 23। The force determined by vector R resolve along 3 mutually perpendicular direction, one of which is the direction of the vector, this one, then vector component of force in the direction of A. ओके मतलब आपको बोला गया कि द फोर्स डिटरमाइन द वेक्टर, मतलब इसी को फोर्स मान लेने के लिए बोला गया है, ठीक है? पोजीशन वेक्टर को ही फोर्स मानने के लिए, क्वेश्चन से तो यही लग रहा है, राइट? पोजीशन वेक्टर फोर्स नहीं होता है, बट द फोर्स डिटरमाइंड बाय द वेक्टर आर, वेक्टर आर से ही फोर्स को डिटरमाइन किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इसी को फोर्स मान लेंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1i माइनस 8j अब -7k, करेक्ट? और इस फोर्स को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक किया गया है, जिसमें वन ऑफ द डायरेक्शन ए है, देन वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके एवरीवन, इसका मतलब समझे? मेरा कोई वेक्टर ए आर है और ए मेरा ए है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करना है, बट उस कंपोनेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। उस कंपोनेंट को कैसे हम लोग लिखते हैं? x इक्वल टू 2, राइट? इसी को कंपोनेंट के वेक्टर के फॉर्म में लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे ना, xi, राइट? किसी भी कंपोनेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखने का क्या करना चाहिए? उस कंपोनेंट को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट? तो इफ ax इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे? xi, करेक्ट? मतलब 2y। इसका मतलब सबसे पहले इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कीजिए, रिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ r इन द डायरेक्शन ऑफ a के लिए क्या लिखना है? r डॉट यू ए। लिख पाएंगे? हाँ या ना बोलिए। ओके तो ये क्या मिल जाएगा? इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r इन द डायरेक्शन ऑफ a, इज इट राइट? इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़ते हैं? x कंपोनेंट। इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर रहे थे सर? x एक्सिस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो भाई इसी को अगर इस डायरेक्शन के कंपोनेंट, इसी डायरेक्शन a के अलॉन्ग वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करना है? RA और उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? तो ये तो इसका कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट, राइट? और उसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए UA करना पड़ेगा, समझ गए? R डॉट UA। एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, पहले मुझे ए वैल्यू बताइए। ए वैल्यू बता पाएंगे?
यस -28/, ओके। तो सही से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। -28 होना चाहिए, मुझे लगता है 2। -28 या 21, -7, इज इट राइट? ओके एवरीवन, अब मैंने ये बोला था, यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि मैं बोला x = 2 है मेरा, समझ गया स्टूडेंट? अब इस ये क्या है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, x कंपोनेंट। अब इसी को मैं बोल रहा हूँ कि इसी x कंपोनेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको वेक्टोरियल फॉर्म में ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखना है। तो आप क्या करेंगे सर, वेक्टर के फॉर्म लिखने के लिए इसमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, xi, राइट? कंपोनेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए जो मेरा क्वेश्चन का डिमांड था, देन वेक्टर कंपोनेंट, ये सिर्फ कंपोनेंट है, वेक्टर एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट, करेक्ट? देन वेक्टर कंपोनेंट along x एक्सिस इक्वल टू एक्स लिखेंगे और उसका यूनिट along x एक्सिस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंपोनेंट एक अलग टर्म हुआ। अब वेक्टर कंपोनेंट उसी डायरेक्शन के along जो कंपोनेंट मिला है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट, राइट? तो अभी आपने कंपोनेंट निकाला, राइट? अब वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन के लॉन्ग। तो वेक्टर कंपोनेंट के लिए सर जो कंपोनेंट मिला है, तो कंपोनेंट -7 मिला है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यूनिट वेक्टर से। किसके यूनिट वेक्टर से, ये, यस। तो -7 और यूनिट वेक्टर तो आपका सामने है ना, -2i + 2j अब प्लस k और डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट है ना एवरीवन? तो भाई -7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -14/3i -14/3j अब -7/3k, यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो आप समझ में आ गया कि किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट और उसी डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। कंपोनेंट निकालने का सिर्फ कंपोनेंट निकाल के जो वैल्यू मिलता है ना, ए डॉट जिस ए करते हैं वो कंपोनेंट हुआ, और एक कंपोनेंट निकालने के बाद में उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी को पढ़ेंगे वेक्टर कंपोनेंट, राइट? तो एक नया बात सीखे, वेक्टर कंपोनेंट, राइट? किसी को प्रॉब्लम समझ में आ गया? मतलब आज के एक नया टर्म सीखे, अभी तक कंपोनेंट सीख रहे थे, अभी एक नया टर्म क्या सीखा है, वेक्टर कंपोनेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग के लिए छोड़ दे, बन गया है। क्वेश्चन नंबर 24 ये आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं।
-7 निकला है, 7 नहीं, -7। एक काम किए हैं जो यहाँ पे किया हुआ है, कोई बात नहीं है। देखिए तो 1 इसको इसका डॉट कीजिए, 2 यहाँ तक इसको ऐसे कर लिख सकते हैं, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ax bx ay by az bz, तो ax bx कितना हो जाएगा 2 ay by और az bz चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए तो 16 और 7 कितना हो गया 23, तो 2 - 23 -21 राइट, -7। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। A B C be vector of length 3 4 5, okay, A be the perpendicular to B plus C, okay, A perpendicular to B plus C है नहीं, मतलब A डॉट B plus C इक्वल टू 0, हाँ ना बोलते रहिएगा, मतलब A डॉट B अब प्लस A डॉट C इक्वल टू 0 है, कहने का सेंस यही हुआ ना। एंड B परपेंडिकुलर टू C प्लस A, मतलब सर C डॉट A प्लस B 0 कर दीजिए राइट, मतलब C डॉट A और प्लस C डॉट B इज ऑल्सो 0, करेक्ट, एंड C परपेंडिकुलर टू A प्लस B, ओके, A प्लस B इक्वल टू 0, मतलब C डॉट A और प्लस C डॉट B इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई समस्या? बोलते ही नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है, सबसे बड़ा समस्या मुझे है। ओके, ओ बी परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे बी था स्टूडेंट, चलिए बी परपेंडिकुलर सी प्लस ए, करेक्ट, तो बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इक्वल टू 0, सही है ना, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कीजिए, तीनों को जोड़िए, तो जोड़ सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो इन तीनों का सम भी तो 0 रहेगा, इसका मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, और क्या A डॉट बी और B डॉट ए अलग बात या सेम बात? इसका मतलब इन तीनों को जोड़िएगा तो 2 सब में कॉमन आ जाएगा, A डॉट बी B डॉट सी अब प्लस C डॉट ए इक्वल टू 0, इज इट राइट? इसका मतलब चलिए एक जहाँ पे मेरे काम में रहेगा वहाँ पे यूज में ले लूँगा, ठीक है ना। और फिर पूछा क्या गया है, A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, यहाँ देखिए A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। एवरीवन A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी क्या होगा बता सकते हैं? A डॉट ए क्या होता है सर? A स्क्वायर, राइट, मतलब A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब सर इसको आप डायरेक्टली A, तो इसको मैं A जैसा कैपिटल A जैसा मान रहा हूँ, मान सकते हैं ना। तो A प्लस बी प्लस सी का ऐसे बोल सकते हैं इसको। ओके, अब इसको ब्रेक करते हैं। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो इसको लीजिए, एक को अगर लेके चलते हैं इन तीनों के साथ तो A स्क्वायर और A डॉट बी A डॉट सी, फिर इसको लीजिए
यहाँ तक समझ में आया? ए इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, राइट। तो मैंने बताया कि देखिए ऐसे कर सकते हैं ना, तो वैसे ही मैं ए को ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ अपने माइंड में, ए प्लस बी प्लस सी मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या है, ए डॉट ए इक्वल टू दिस वन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसको लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, और इसको लेके चलते हैं तो बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, और सी को लेके चलते हैं तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। करेक्ट है यहाँ तक? यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और कहाँ पे था, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक साथ कर दिए। अब बाकी टर्म जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर ए डॉट बी और बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और दिस इक्वल टू कितना, ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस का स्क्वायर। भाई ए टर्म हो गया 0, नहीं यहाँ से करेक्ट ना। इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए? और ए बी सी का तो वैल्यू दिया हुआ था कितना, 3 4 5। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 50, मतलब 5√2। यही तो आंसर होना चाहिए, 5√2। करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। ये बढ़िया प्रॉब्लम था। तो ओके एवरीवन, तो आज का क्लास इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो नहीं अभी नहीं जा रहा हूँ घबराइए मत। अचानक से थोड़े दौड़ के बंद कर देंगे वीडियो, क्लास शुरू। और हाँ मतलब ओके कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। ऐसे भी सर आज शायद प्रॉब्लम डिस्कस ही करेंगे, राइट? ठीक है, लेकिन डिस्कशन क्लास भाई मच मोर इम्पॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू थियोरी क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट को होता है ना एकदम कहानी सुनने में, कथा कहानी सत्यनारायण भगवान कथा। थ्योरी जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो बहुत मन लगता है, और जब खुद का दिमाग पे स्ट्रेस आता है असाइनमेंट के टाइम पे। बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू असाइनमेंट डिस्कशन क्लास इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी को अप्लाई करते हैं ना, जो सिखाए हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, राइट? पूरा मिक्स हो रहा है, कहाँ का बात कहाँ पे, यहाँ से जंप करके यहाँ, राइट? इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, और अगर छोड़ते हैं तो अपने रिस्क पे, अगर लगता है कि नहीं आप बना सकते हैं खुद से तब छोड़ सकते हैं। चलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, अभी मैं जाके फ़ोटो खींचता हूँ।